जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसके सुप्रीम लीडर अली खामेनी को फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल के एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में मार दिया गया। ताज्जुब की बात यह है कि एक जगह जहां ईरान के अंदर के लोग सड़कों पे उतर आए हैं और इस मौत का जश्न मना रहे हैं, वहां दूसरी ओर इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अपने रिलीजियस भाईचारे के कारण लोग मातम मना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है ईरान का ट्विस्ट, जो एक ऐसा देश है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के पावरफुल देश भी कैलकुलेट करने लग जाते हैं, जो है एनर्जी रिच, ऑयल पावरफुल एंड स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ ऑयल की ही नहीं, ये कहानी है आइडियोलॉजी, मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर एम्बिशन की, जिस कारण उसका पूरा हुलिया बदल गया है। ये देश एक जमाने में मॉडर्न क्लब्स और वेस्टर्न लाइफस्टाइल से गूंजता था, लेकिन आज जनता एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की वजह से पिस रही है। लड़कियां एक्सट्रीमिज्म की वजह से लाठियों से पिटती हैं, पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वहीं वो खत्म हो जाती हैं। यहाँ से मिडिल ईस्ट के प्रॉक्सी वॉर्स चलते हैं, जो सपोर्ट करता है हमास, हिजबुल्लाह और रीजनल नेटवर्क को, जहाँ की लीडरशिप ने खुल्लम खुल्ला कहा हुआ है कि इजराइल को दुनिया के मैप से मिटा देना चाहिए। आप सोचिए, अगर ऐसा देश न्यूक्लियर वेपन बना ले तो, जो वो कई सालों से बनाना भी चाह रहा है और कोशिश भी कर रहा है। आज 2026 में ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुका था और वेपन्स बनते हैं 90% पर। फासला बहुत कम। बस यही कारण है यूएस और इजराइल वर्सेस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का। पर यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ न्यूक्लियर का नहीं है, इस पर काफी खिचड़ी पकी हुई है। ये है कहानी एक डेंजरस कॉकटेल की, ऑयल चेक पॉइंट्स, प्रॉक्सी वॉर और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की। दिस इज द स्टोरी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। चैप्टर 1, तब का ईरान, पर्शिया। ईरान को समझने के लिए हमें उस ईरान को देखना होगा जो कभी दुनिया का सबसे मॉडर्न मुस्लिम देश माना जाता था। 1935 तक दुनिया इसे पर्शिया के नाम से जानती थी। एक 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन, साइरस द ग्रेट, पर्शियन एम्पायर, सिल्क रूट ट्रेड, पोइट्री, आर्किटेक्चर, पावर। फिर आई 20th सेंचुरी। 1941 से लेके 1979 तक ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का रूल था। तब का ईरान आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। तेहरान की सड़कों पर वेस्टर्न म्यूजिक बजता था। क्लबिंग कुछ ईरानियन सोसाइटीज के कल्चर का हिस्सा थी। हॉलीवुड मूवीज चलती थी, वुमेन यूनिवर्सिटीज जाती थी और मिनी स्कर्ट्स वहां नॉर्मल थी। और तो और ईरान और अमेरिका क्लोज फ्रेंड्स, एलाई भी थे। जी, वही अमेरिका जिसने आज ईरान पे अटैक किया है। ऑयल ट्रेड ने इकोनॉमी में तेजी दिखाई। 1970s तक ईरान मेजर ऑयल एक्सपोर्टर बना। वहाँ हाईवेज बने, एयरपोर्ट डेवलप हुए, मॉडर्नाइजेशन फास्ट हुई। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ लोगों में एक साइलेंट एंगर भी था। शाह, वहाँ के रूलर मॉडर्न तो थे, लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं, क्योंकि वहाँ ऑपोजिशन सप्रेस होती थी। शाह की सीक्रेट पुलिस सावाक आवाज उठाती जनता को चुप कराती। पॉलिटिकल प्रिजनर्स बढ़ने लगे। साथ ही मॉडर्नाइजेशन के कारण रिलीजियस लीडर्स को लगा कि ईरान में इस्लामिक आइडेंटिटी गुम होती जा रही है, जिस कारण आया 1979 रेवोल्यूशन, जब लाखों लोग सड़कों पे आए, स्टूडेंट्स, वर्कर, रिलीजियस लीडर, और शाह देश छोड़ के चले गए। और वापसी हुई आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी की, जो शाह को अपोज करने के कारण देश से बाहर रह रहे थे, एग्जाइल में। उन्होंने वापस आके ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ये वो पॉइंट है जहां से ईरान, आज का ईरान दिखने वाला बन गया। रिलीजन स्टेट की कोर आइडेंटिटी बन गई। अमेरिका को ग्रेट सेटन कहलाया गया और इजराइल को लिटिल सेटन, एन इलिजिटिमेट स्टेट। यहीं से ईरान की फॉरेन पॉलिसी आइडियोलॉजी भी बनने लगी। प्रॉक्सी वॉर्स पैदा हुई। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और कई और जगह में टेररिस्ट ग्रुप्स फंड होने लगे। इस सब के परछाई में उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा था। इन सब के मिक्सचर से आया आज का मुद्दा। चैप्टर 2,
आज का ईरान इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान का न्यूक्लियर ड्रीम नया नहीं है, इसका ग्राउंडवर्क कई सालों पहले शुरू हो गया था। ईरान का कहना था कि वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एनर्जी बनाने के लिए कर रहे हैं, एक पीसफुल इनिशिएटिव। वेस्ट को ऑफ कोर्स उनकी स्टेटमेंट पे डाउट था कि पीस के पर्दे के पीछे ये वेपन्स बनाने के मंसूबे रखे हुए हैं। दुनिया ने इन पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। ईरान आइसोलेट होने लगा। साथ ही टाइम के साथ ईरान एक आइडियोलॉजिकल फोर्ट्रेस बन गया। एक वक्त का मॉडर्न ईरान आज पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। अब उनका वेस्टर्न अलाय अमेरिका उनका दुश्मन था। यहीं से न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 2002 में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स नताज और अराक सामने आए, जहां का काम वेस्ट ने रोकना चाहा। सालों के इंटरनेशनल और यूएन नेगोशिएशन के बाद 2015 में JCPOA नामक न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसके तहत यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान के लिए अब कैप हो गई थी और बदले में उनके ऊपर दिए गए या लगाए हुए सैंक्शंस हट जाते। उस वक्त के लिए ये इशू कुछ तो कंट्रोल हो गया, लेकिन 2018 में अमेरिका डील से बाहर आ गया, क्योंकि उनका मानना यह था कि ये डील ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकेगा नहीं और कुछ सालों बाद न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए वॉशिंगटन इससे बाहर आया और सैंक्शंस वापस लगाए। फिर एक एक करके ईरान ने डील के क्लॉजेस तोड़ने शुरू किए। 2026 तक ये मुद्दा एक डेंजरस पॉइंट पे आ खड़ा हुआ, क्योंकि उनका यूरेनियम 60% तक एनरिच हो चुका था, जो 90% पहुंचते ही वेपन्स में कन्वर्ट हो जाता। एंड एज दे हैव ऑलरेडी सेड कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से हटाना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो पहला अटैक कहां ही करेंगे। यहां एक बात जाननी जरूरी है कि ईरान इवन विदाउट न्यूक्लियर वेपन वेस्ट एंड इजराइल के लिए ऑलरेडी इश्यूज क्रिएट करता रहा है बाय मीन्स ऑफ इनविजिबल आर्मी, हिजबुल्लाह, हमास और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट और फंड करके, जिस कारण विद न्यूक्लियर ये देश एक मेजर थ्रेट बन जाता। चलो, न्यूक्लियर और प्रॉक्सी वॉर के बाद ईरान को फटाफट ऑयल के एंगल से भी समझ लेते हैं। ईरान के पास तेल तो है, लेकिन तेल के साथ उनके पास एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समुंदर का वो रूट है जो ईरान के कोस्टलाइन पे है और ऐसा इकलौता रूट जो लेफ्ट साइड से पर्शियन गल्फ के समुंदर को राइट साइड के ओपन ओशन से जोड़ता है। यहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% ऑफ डेली ऑयल कंजम्पशन मूव होता है। इस रूट पे अगर ईरान रोक लगा देना तो दुनिया भर का तेल महंगा हो जाएगा। ये एक और ब्लैकमेल है जो ईरान कर सकता है। Hence, it's important to call out कि अगर आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल और डीजल एंड इवन एयरफेयर एटसेट्रा ये सब दाम बढ़ते दिखें, तो समझ लेना कि वो इस ईरान वॉर के कारण हो रहा है। वॉर पर ये हुई क्यों? हुआ ये कि पिछले साल जून 2025 में एक बार पहले भी इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए हुए हैं, जिसके एक हफ्ते बाद अमेरिका भी वॉर में उतर आया था और फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स हुए। लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। इसके बाद ईरान अपने एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम को एग्रेसिवली पुश करने में लग गया। इजराइल और यूएस का डर सिंपल था, अगर ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस परमानेंटली चेंज हो जाएगा और कोई भरोसा नहीं ईरान का कि वो ये वेपन का यूज कहीं कर ही ना डाले, जिस कारण आया फरवरी 2026 का अटैक। इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन लायंस रोर लॉन्च किया, जिसमें तेहरान और दूसरे स्ट्रेटेजिक टारगेट पॉइंट्स पर लार्ज स्केल मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किए। इन टारगेटेड स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे गए। यहीं से शुरू हुआ 2026 का ईरान वॉर। अब जानते हैं कि लोग ईरानियन खुद इस डेथ से इतने खुश क्यों हैं। वहां लोग सड़कों पर जश्न मनाने आ चुके हैं, उनका लीडर मर गया और वो खुश। बात यह है कि ईरान में पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट और रिप्रेशन का सिलसिला चल रहा है। जब भी लोग सड़कों पे आए, हुकूमत उसे फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का टाइटल दे नजरअंदाज करती रही। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों अरेस्ट हुए। सितंबर 2022 में माशा अमीनी नामक 22 साल की एक ईरानियन लड़की अरेस्ट हुई थी, क्योंकि उन्होंने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। जब वो पुलिस कस्टडी में मारी गईं, तो ईरान की सड़कें नारों से गूंज उठी। इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट सरकार ने कदम उठाए, जिसका नतीजा 500 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों अरेस्ट हुए
औरतों को सड़कों पर लाठी से पीटता देखा गया। स्टूडेंट्स को जेल हुई और कुछ प्रोटेस्टर्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बाद फांसी तक लगा दी गई। इसीलिए आज जब खमीनी मर गए हैं, लोग यानी ईरानियंस सड़कों पे आ जश्न मना रहे हैं। नहीं, ये किसी एक इंसान के मरने का जश्न नहीं है, ये एक उम्मीद का जश्न है, एक सप्रेस्ड सोसाइटी के खुलने का जश्न है, ये एक सिस्टम के खत्म होने का जश्न है, ये फ्रीडम, आज़ादी की उम्मीद का जश्न है। आप इस भ्रम में ना रहें कि हर आज़ाद मुल्क की आवाम भी आज़ाद होती है। देश चाहे आज़ाद हो, उस देश के लोग फिर भी बंदी हो सकते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और वैसे ही ईरान। आज दुनिया कई किस्म के सवाल उठा रही है। पहला, चाहे खमीनी की हरकतें गलत ही थी, लेकिन इस तरह से बुली करके किसी को घर जाके घुस के उसको मार डालना, क्या ये सही है? पहले वेनेजुएला के लीडर्स को उठा ले गए और अब ये। दूसरी जगह लोग कुछ और कह रहे हैं कि जाने दो, तरीके कैसे भी हों, जो हुआ अच्छा हुआ। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दी चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि अब ईरान में लोगों को सांस लेने को मिलेगी। दुनिया न्यूक्लियर थ्रेट के अंडर नहीं जिएगी। टेरर यूनिट्स को बढ़ावा और फंडिंग कम होगी। पर एक तीसरा पहलू भी है, मुस्लिम कम्युनिटी लिविंग आउटसाइड ऑफ ईरान। ईरान के बाहर वाली दुनिया उनकी मौत पर अफसोस मना रही है। जिनका खुद का लीडर गया है वो जश्न मना रहे हैं। माइंड यू, पूरा का पूरा ईरान नहीं, देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे वहाँ पे भी बहुत अफसोस है। बट आई एम गिविंग यू बोथ साइड्स। तो जहाँ पे खुद का लीडर चला गया वहाँ पे जश्न है और बाकी की दुनिया अफसोस में। इंटरेस्टिंग, राइट? एक और सवाल है, थोड़ा डेंजरस सा है लेकिन उठ रहा है। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? क्या बाकी देश इसमें कूदेंगे? क्या बात आगे बढ़ेगी? और भारत का क्या, हम क्या स्टैंड लेंगे? हर दिन एक नया सवाल निकल के आ रहा है। आप बताएं, आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं इस मैटर को लेके, और आपके क्या विचार हैं सारे डिवाइडेड व्यूज पे, इन सारे पॉइंट्स पे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। चलिए, इसी नोट के साथ मैं आज आपसे इजाजत लेती हूँ। दिस इज प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लौट के जरूर आइएगा। फिर मिलूंगी मैं जल्द आपसे एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।